चलिए शुरुआत करते हैं हम लोअर कास्ट मूवमेंट की। सबसे पहले आता है हमारे सामने सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबाराव फूले ने महाराष्ट्र के रीजन में करी है। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता यानी कि लीड फ्रंट रनर माने जाते हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया था। ज्योतिबा फूले ने गुलाम गिरी की जो पुस्तक है 1872 में लिखी। ये टाइमिंग भी पूछ लेते हैं। एक दो पुस्तकों के आपको जो समय है वो याद रखना चाहिए। एक तो आनंद मठ 1882 और इससे 10 साल पहले गुलामगिरी लिखी गई 1872 में। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सत्यशोधक समाज, दास्ता जैसी पुस्तकों की रचना करी है। तो कौन कौन सी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है? एक तो गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सत्यशोधक समाज और दास्ता भी उन्होंने लिखी है। ज्योतिबा के प्रकाशन में धर्म तृतीय रत्न यानी कि पुराणों का भंडाफोड़ और शिवाजी की जीवनी आदि शामिल है। शिवाजी की जीवनी में उन्होंने शिवाजी को एक तरीके से एक अछूत शासक के रूप में दर्शाया है। अगर हम बात करें ज्योतिबा फूले की, अब जैसे इस बुक में आप देखो ये आर्या है तो इसमें 1872 डेट दी गई है, लेकिन ये रेफरेंस मैंने एनसीईआरटी से उठाया तो उसमें जो इनकी डेट दी गई वो 1873 दी गई है। तो हम एनसीईआरटी को मानेंगे राइट। तो 1873 में फूले ने किताब लिखी, नाम है गुलामगिरी। इसका मीनिंग था गुलामगिरी का मतलब है वही गुलामी करना। उससे कुछ 10 साल पहले लगभग अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था 1865 के टाइम पे। तो इसमें जिन लोगों ने और इसमें जो युद्ध हुआ था वो स्लेवरी के मतलब अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ था स्लेवरी के अगेंस्ट हुआ था, तो उसी को ये बुक डेडिकेटेड थी। फूले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोस अमेरिकन हु हैड फॉट फॉर फ्री लिव्स। उन्होंने इस पुस्तक उन सभी के लिए लाइक डिवोट कर दी जिन्होंने स्लेव्स के विरुद्ध में मतलब ये स्लेवरी प्रथा के विरोध में अपनी जानें दी थी। फूले अर्ज करते हैं, उन्होंने कहा था दैट द आर्यंस वर फॉरेनर्स। वो मानते थे कि आर्यंस कौन है, ये विदेशी हैं। हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आए हैं और डिफीट कर दिया है और हमें जो इस देश के जो ओरिजिनल लोग हैं उनको अपना गुलाम बना लिया है। इसी तरीके की जो सोच थी वो थी रामास्वामी नायकर की। रामास्वामी नायकर, ठीक है। हालांकि अब ये चीजें चेंज हो गई हैं जब से आपको डीएनए एनालिसिस स्टडी आप अगर देखेंगे राखी गढ़ी की, उसमें ये प्रूवन हो चुका है कि आर्यंस वर द नॉट आउटसाइडर्स। वो बाहर से नहीं आए थे, वो इसी भूमि के से बिलोंग करते हैं। अब ये जो आपको मैं पैरा अगला उठा रहा हूँ ये जनरली एनसीईआरटी में गिवन फैक्ट्स है जो इस अन्य बुक्स में नहीं मिलते, इस वजह से मैंने वहां से रेफरेंस उठाया है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो मडिगा है, मडिगा जो कम्युनिटी आप देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के एरियाज में देखने को मिलेगा। दे वर एक्सपर्टेड, वो जनरली उनका मुख्य काम क्या था? क्लीनिंग हाइट्स, ट्रेनिंग देम फॉर यूज। ट्रेनिंग का मतलब है चमड़ा फैक्ट्रियों में काम करना, ये जूते बनाना, इन सब चीजों का काम करते थे मडिका। तो मडिका जनरली जो कम्युनिटी है वो तो कहाँ पे देखने को मिलती है? हमें आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में। दुबला जो कम्युनिटी है वो गुजरात के लेबर हुआ करते थे। जो अपर कास्ट लैंड ओनर्स होते हैं उनके यहाँ पे लेबर का काम करते थे, उनके खेतों को जोतते थे और अलग अलग प्रकार के लैंडलॉर्ड्स के घर में काम करते थे, डोगला और गुजरात। तो द पुअर फार्म फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट बिगिन मूविंग टू द सिटीज। बहुत सारे लोग जो छोटे ग्रामों या फिर छोटे शहरों से जो लो कास्ट के थे, जब वो शहर जाने लग गए तो फिर वहां पर भी उन्होंने कोई बड़े काम नहीं मिले, वहां पे भी ये साफ सफाई वाले ही काम रखते रहते थे। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन, उनमें से कुछ असम जो चाय प्लांट बागान थे उनमें काम करने चले गए। कुछ लोग मॉरिशस, ट्रिनिडाद और इंडोनेशिया भी काम करने के लिए चले जाते हैं। जो सतनामी मूवमेंट था सेंट्रल इंडिया में, इसको खोजा गया था घासीदास के द्वारा। हु वर्कड एमंग द लेदर वर्कर्स, जो जनरली कहाँ पे काम करते थे? जो चमड़ा में काम करने वाले लोग हैं, उनके मध्य में ही काम करते थे। ईस्टर्न बंगाल के रीजन में हरिदास ठाकुर का किस सेक्ट से बिलोंग करते थे? तो आंसर यह है मथुआ सेक्ट से, ठीक है, जो कि चंडाल कल्टीवेटर किससे बिलोंग करते थे? तो हरिदास ठाकुर। लेकिन ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी जब ये सब चीजें हो रही थी, इस ये जो कथन है मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ आपको कि जब सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, जनरली हम ये मानेंगे रिलीजियस मूवमेंट्स, जैसे कि ब्रह्म समाज, जैसे कि आर्य समाज, जो ये दावा कर रहे थे कि हम जो हिंदू धर्म है उसको शुद्ध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो अन्य लोग थे वो आराम से बैठ के देख रहे थे, इसके विरोध में भी चीजें स्टार्ट हुई। जैसे कि सनातन धर्म सभा स्टार्ट हुई जिन्होंने उसका ब्रह्म समाज का विरोध किया है, और भारत धर्म महामंडल जिसने कि आर्य समाज का विरोध किया है नॉर्थ में। इस प्रकार की ऐसी सभाएं थी जिन्होंने इन जो रिफॉर्म मूवमेंट से उनका भी विरोध किया है। चलिए आगे हम देखेंगे। अब तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? सत्यशोधक समाज के बारे में। उसी को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं ज्योतिबा फूले से। शिवाजी की जीवनी पुस्तक में शिवाजी को एक सूत्रधारा के रूप में दर्शाया गया है, ये मैंने अभी बताया था। फूले ने उन सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को अस्वीकार किया जो ब्राह्मण वर्ग के आधिपत्य को वैधता प्रदान करते थे। वो उनका मानना था कि ब्राह्मण सुपीरियर नहीं है और ऐसा कोई भी ग्रंथ जो ब्राह्मण को सुपीरियर बनाता है वो ग्रंथ भी लीगल नहीं है।
और समानता एवं तर्क पर आधारित एक नए सामाजिक ढांचे के लिए कार्य किया। वो कह रहे थे कि एक ऐसा सामाजिक ढांचा बनाना चाहिए जो समानता पर और एक तर्क पर, लॉजिक पर आधारित हो, मेरिट पर आधारित होना चाहिए। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी जो धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाने का भी कार्य किया है। सामाजिक सेवा, स्त्री एवं निम्न जाति की शिक्षा तथा संस्कृत सिंधुत्व का विरोध इनके आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य रहा। इसके बाद ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में अब ये राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि माना जाए कि पूछा जाए क्वेश्चन कि ज्योतिबा राव फूले का जो विरोध था, सिंबल था, वो क्या था? राजा बलि। क्यों? क्योंकि ये राम का विरोधी थे, इस वजह से। और राम हिंदुओं में ज्यादा पूजनीय है, इस वजह से। इनकी जो पत्नी थी, नाम था सावित्रीबाई फूले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। ठीक है। ज्योतिबा फूले ने विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जादव ने 17 में कांग्रेस व ब्राह्मण विरोधी बहुजन समाज की स्थापना करी। देखिए, जब क्वेश्चन आएगा बहुजन समाज की स्थापना करता, अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे और आपको लगेगा ये या तो करिए भीमराव अम्बेडकर ने, और अगर भीमराव अम्बेडकर के साथ से आप बच भी पाए तो एक दूसरा ऑप्शन सोच होगा ज्योतिबा फूले, लेकिन नहीं। हालांकि इसकी स्थापना करी है मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जादव ने, लेकिन ज्योतिबा फूले के विचारों से ही भी प्रेरित थे। इसी के साथ ही दीन बंधु नाम का एक न्यूज़पेपर निकाला जाता था। सत्यशोधक का जो मुख्य पत्र था वो था दीन बंधु। दीन मतलब होता है दीन गरीब दुखी, और उस समय अछूत दीन गरीब दुखी ही थे। 1877 में इसके जो संपादक थे वो थे कृष्णराव भालेकर। तो बड़ा भला काम किया कृष्ण ने, दीन बंधुओं की मदद करके, दीन मित्र की मदद करके। 1910 में मुकुंदराव पाटिल ने सत्यशोधक समाचार पत्र दीन बंधु का संपादन किया। ठीक है, तो दीन बंधु का संपादन कौन? कृष्णराव भालेकर भी करते थे और मुकुंदराव पाटिल भी करते थे। इसके अलावा केशवराव जेठे एवं दिनकर राव ने पूना में सत्यशोधक समाज के नेतृत्व किया। तो पूना में कौन कौन इसको लीड कर रहा था, सत्यशोधक समाज को? तो देखेंगे तो केशवराव जेठे, जो जेठे थे, और दिनकर राव। ठीक है ना। ज्योतिबा फूले ने छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया है। ज्योतिबा फूले ने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया। साहू जी महाराज ने सर्वशोधक समाज की स्थापना करी। देखिए, अब ऐसे याद रखो, जो सत्यशोधक समाज है वो ज्योतिबा राव फूले का है, लेकिन जो सर्वशोधक समाज है वो साहू। तो साहू साहू जी ने सर्व का शोधन किया, तो साहू सर्वशोधक। दूसरा नाम आता है बी आर सिंधे। बी आर सिंधे को जनरली पूरा नाम है महर्षि विठल रामनाथ सिंधे। 1906 में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना करी है। ठीक है। तो कई बार ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आएगा, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस, लेकिन मिशन सोसाइटी, तो मिशन में कौन? महर्षि। ठीक है, तो मिशन से महर्षि याद रखना। कब? 1906 में। इसके अलावा बम्बई में स्थापना करी थी, और 1910 में बी आर सिंधे ने मुरली प्रतिबंधक सभा की भी स्थापना करी है। तो जो महर्षि विठलनाथ है, तो महर्षि का संबंध मुरली से भी है, तो महर्षि मुरली और महर्षि मिशन। इसके अलावा हम देखेंगे डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो है एनजी चंदा वर्कर। अब सीधी सी बात ये है, जो वर्कर होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्रेस्ड रह जाते हैं ना। तो चंदा वर्कर कौन बने? वर्कर, डिप्रेस्ड लोगों के वर्कर। चंद्रा वर्कर बॉम्बे प्रार्थना समाज के भी अध्यक्ष थे। बताया था कि चांद के सामने बैठकर हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। और बी आर सिंधे इसके प्रथम सचिव थे। तो शासित सिंधे सचिव है, लेकिन चंदा वर्कर, जो चंदा है, वो ही राष्ट्रपति होगा, है ना। 1933 में भारतीय अस्पृश्यता प्रश्न, यानी कि इंडिया अनटचेबिलिटी क्वेश्चन नाम की जो पुस्तक है, ये प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? बी आर सिंधे के द्वारा ही प्रकाशित की गई है। तो इंडिया अनटचेबिलिटी जो क्वेश्चन है, ये अम्बेडकर की द्वारा लिखित नहीं है, ये किसके द्वारा है? बी आर सिंधे। वे गांधी जी की भांति दलितों एवं सवर्ण हिंदुओं में एकता चाहते थे। वो सोचते थे कि इन दोनों में क्या यूनिटी मेंटेन हो जाए। अरब्बीपुरम आंदोलन जो 1888 में चलाया गया था, किसके द्वारा? श्री नारायण गुरु के द्वारा। श्री नारायण गुरु ने निम्न जाति के होते हुए भी अरब्बीपुरम में शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करी थी। श्री नारायण गुरु, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, 1903 में एक संस्था की स्थापना करी, एसएनडीपी, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना। इसके अलावा नारायण गुरु ने नारा दिया था, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। लेकिन इन्हीं के जो शिष्य थे, उनका नाम था, नारायण गुरु के शिष्य थे एत्तपन सहजर। इन्होंने इसके जस्ट अपोजिट नारा दिया था कि मानव का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति और ना कोई ईश्वर। गुरु तो कह रहा है कि एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, लेकिन सच कह रहा है मानव का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति और ना कोई ईश्वर है। इसके साथ में नारायण गुरु जो थे, केरल की में एक निम्न जाति होती थी एजवा, उससे बिलोंग करते थे, और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था, जबकि उन्होंने तो शिव का प्राण प्रतिष्ठा की थी। इन्होंने एजावा जाति से भी निम्न जातियों के साथ छुआछूत को समाप्त किया। ठीक है। अब भाई ऐसा है, हर जाति के नीचे एक जाति होगी, तो जो एजावा जाति से नीचे है उनके साथ इन्होंने कॉर्डियल रिलेशन स्टैब्लिश किए। एक नारा था, ड्रिंक नॉट, सर्व नॉट, ब्रू नॉट। ताड़ी ना तो बनानी है, ना किसी को देनी है, और ना ही, ना तो पीनी है, ना सर्व करनी है, और ना ही इसको बनाना है। ताड़ी यानी कि जो दारू थी, दारू तो टोडी पॉम्प से निकाली जाती थी ना, दारू ताड़ के तेल से, ताड़ के उससे, ताड़ के पेड़ से, तो उससे ज्यादातर ये सब जो हैदराबाद जाति के लोग थे, सब परेशान थे और सबके घर टूट रहे थे।
इन्होंने धार्मिक संस्कारों को सरल रूप देकर प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में ला दिया, राइट। और नारायण गुरु के जो शिष्य थे अथप्पन सहधर, इन्होंने नारा क्या दिया था, मानव का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति होती और ना ही कोई इनका ईश्वर होता है। अब हम बात करेंगे नया दल की, तो नया दल यानी कि जस्टिस जस्टिस 16, ठीक है। तो जस्टिस पार्टी की स्थापना को हुई जब व्यक्ति सब तरह से परेशान हो जाता है तब जस्टिस उसको मिलना चाहिए, तो सब तरह यानी कि 17, तो जस्टिस पार्टी। और इसकी जो स्थापना करी है 1917 में किस किस लोगों ने करी है, तमन ने, ठीक है ना। TMN जैसे तमिलनाडु होता तो तमिल ऐसे TMN, किस किसने, CN मुदालियार यानी कि M, P त्यागराज चेट्टियार, ठीक है ना, तो T त्यागराज चेट्टियार, TM नैयर, तो N। तो त्यागराज मुदालियार और नैयर TMN ने मिलकर 1917 में साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना करते हैं। इसी को बाद में जस्टिस पार्टी कहा जाता है। बाद में 1937 में रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। कौन, रामास्वामी नायकर। कब चुने गए, 1937 में। नायकर को पेरियर एवं तते यानी कि पिता भी कहा जाता था, यानी कि पेरियर और थंटई पेरियर कहा जाता है इनको, थंटई, ये थंटई पेरियर। नायकर ने कहा कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको सुधार नहीं हो सकता, उनका केवल अंत ही करना होता है, और ब्राह्मण ये हिंदू धर्म एक ऐसा ही तत्व है। और साथ में ये भी मानते थे कि आर्यंस बाहर से आए और उन्होंने हमारे लैंड को कब्जा कर लिया। नायकर ने देवी देवताओं की मूर्तियों को चप्पल से भी पीटा व तोड़ा था। इसके अलावा नायकर की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे आत्मसम्मान आंदोलन की। तो आत्मसम्मान आंदोलन है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में स्टार्ट हुआ था। रामास्वामी नायकर ने क्या हुआ था कि 1921 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, 1924 में उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि रामास्वामी नायकर ने नेशनल जो NCM मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बात हुआ ये था कि जब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, जब एक बार ये गए, इन्होंने क्या देखा कि कांग्रेस के ही सेशन में जो पंगत चल रही थी, यानी कि खाना खिलाना, अपर कास्ट और लोअर कास्ट को अलग अलग थालियां, मतलब अलग अलग जगह पर बैठाया गया था, इसी से इनका दिल टूट गया और उन्होंने फाइनली 1924 में वहां से रिजाइन कर दिया। उसके बाद 1925 में आकर उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया। आंदोलन ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध निम्न जाति के अधिकारों को लेकर था, ठीक है, और जिसका उद्देश्य जाति विहीन समाज की स्थापना करता था। ऐसा एक समाज जो जहां पर जाति ना हो, जैसे कम्युनिस्ट वादियों की विचारधारा होती है, जैसे कोई क्लास नहीं होना चाहिए, वैसे रामास्वामी नायकर की विचारधारा है कि कोई जाति विहीन समाज होना चाहिए। आगे चलकर आंदोलन धर्म विरोधी एवं ईश्वर विरोधी भी हो गया। पहले शुरुआत में उन्होंने कहा कि जाति का विरोध करेंगे, लेकिन जाति का विरोध करते करते धर्म विरोध भी करने लगे और ईश्वर का भी विरोध किया। नायकर ने 1925 में कुड़ी अरसू नामक पत्र भी प्रकाशित किया। इसमें गांधी और पेरियार दोनों के विचार थे। तो पूछ सकते हैं कि गांधी और पेरियार के दो विचार थे, वो किस न्यूज़पेपर में थे, तो आंसर विल बी कुड़ी अरसू। पेरियार ने आत्मसम्मान के अंतर्गत भोजनालय एवं वैक्यूम मंदिर का मार्ग सभी वर्गों के लिए खोल दिया था। आगे देखेंगे, इन्होंने महिलाओं के लिए आत्मसम्मान विवाह आंदोलन चलाया तथा देवदासी प्रथा का विरोध और विधवा विवाह एवं परिवार नियोजन का समर्थन किया। जो भी बुराइयां थी उन सबके उन्होंने, इंपॉर्टेंट चीज है परिवार नियोजन का भी ये क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो ये यूनिक चीज है अपने आप में, जिसको हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग आज के टाइम पे। पीरियड ने कृषि को उद्योग का दर्जा देने की मांग एवं ग्रामीण विकास के लिए 5000 जनसंख्या इकाई को उपनगर के दर्जे की मांग की। अब देखो मांग क्या है, क्या क्या कह रहे हैं कि पेरियार ने कृषि को उद्योग का दर्जा दे रहे हैं, ठीक है ना भाई, कृषि में व्यक्ति पड़ जाता है तो कृषि को उद्योग का दर्जा दे दो। और ग्रामीण विकास, जहां पर जिन ग्राम में जनसंख्या 5000 से अधिक है उन्हें उपनगर का दर्जा दे दिया जाए। पेरियार को वैक्यूम वीर भी कहा जाता है, ठीक है। नायकर के अनुयायी कौन थे, CN अन्नादुराई। 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम द्रविड़ संघ रख दिया। तो द्रविड़ संघ रखा गया ना, तो 4-4-2-4 एक संघ है। CN अन्नादुराई को उनके समर्थक अन्ना यानी कि बड़ा भाई कहकर पुकारते थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कांचीपुरम के ततवाय में, यानी कि जुलाही जाति में पैदा हुए थे। कालांतर में इनका पेरियार से मतभेद हो गया, तो उन्होंने 1949 में नया दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि द्रविड़ प्रगतिवादी संघ बनाया, जो आज भी तमिलनाडु की राजनीति में एक्टिव है। तो ये कहानी थी पूरी संटार पेरियर की। अब आता है नायर आंदोलन। तो नायर आंदोलन जो है आज के केरल और लेकिन तब के त्रावणकोर में ये स्टार्ट हुआ था। CV रामन पिल्लाई ने 1891 में मलयाली मेमोरियल की स्थापना की। तो कैसे, रामन मलयाली, ठीक है, तो रामन ने मलयाली मेमोरियल। अब क्योंकि जब भी पूछेगा कि मलयाली मेमोरियल की स्थापना करने वाला, तो रामन पिल्लाई के साथ साथ में आपको ये कृष्ण पिल्लाई या पद्मनाम पिल्लाई का ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो हमें याद कैसे रखना कि राम ने मल की चिंता नहीं करी, मलयाली की चिंता नहीं करी है। इसके अलावा रामन पिल्लाई ने ऐतिहासिक नाटक जो था मार्तंड वर्मा की भी रचना करी है। मार्तंड वर्मा कौन थे, ये हम सबको पता है। इसके नायक आनंद पद्मनाभन के अध्यक्ष। अच्छा, अब ये सबसे बड़ी बात है कि जो रामन पिल्लाई का जो ऐतिहासिक नाटक है मार्तंड वर्मा, इसका नायक कौन है, ये नाम नाटक है आनंद पद्मनाभन के माध्यम से नायरों को खोए हुए सैन्य गौरव को प्राप्त करने का भी आह्वान करते हैं। तो इसमें जो हीरो मेन कैरेक्टर है वो है आनंद पद्मनाभन।
रामकृष्ण पिल्लई तथा मनमथ पद्मनाभ पिल्लई के नेतृत्व में यह आंदोलन अधिक शक्तिशाली हो गया। तो कौन कौन लोग इससे जुड़े थे? एक तो रामन पिल्लई जुड़े ही जुड़े हैं, रामकृष्ण पिल्लई बाद में इसको संभालेंगे, और ये है मनमथ पद्मनाभ। रामकृष्ण पिल्लई ने 1906 से 1910 के बीच में स्वदेश अभिमानी का संपादन किया। तो भाई जब आपके स्वदेश यानी कि स्वयं के देश में अभिमान क्यों ना करो जब आपके देश में राम और कृष्ण हैं। पद्मनाभ पिल्लई ने 1914 में त्रावणकोर यानी कि केरल में नायर सेवा समाज की स्थापना कब करी गई है? 1914 पद्मनाभ, ठीक है ना। तो ना से नायर ना से नाभ ने करी है, पद्मनाभ ने। 1917 में सी आर रेड्डी जो मद्रास के एक गैर ब्राह्मण राजनीतिक थे यानी कि नॉन ब्राह्मण फैमिली से आते थे, ने मैसूर रियासत का प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजा मित्र मंडली स्थापित किया जो ब्राह्मण विरोधी संगठन था। तो किसी भी रियासत में पहला ब्राह्मण विरोधी संगठन जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है प्रजा मित्र मंडली, की प्रजा की पूरी मित्र मंडली अब किसके? ब्राह्मण के खिलाफ हो गई है। और कहां पर? ये मैसूर चीज थी, तो मैसूर में। और करने वाला भी कौन था? रेड्डी। तो रेड्डी तैयार है प्रजा मित्र मंडली के माध्यम से ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए। कब? 17 से यानी कि 17 में। वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 लेड किया गया था केपी केशव को। केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर चलाया गया ये आंदोलन था जनरली। निम्न वर्ण के लोग एजवा और पलैया को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते। तो एजवा और पलैया जाति कैसी थी? अनटचेबल्स यानी कि लोअर कास्ट थी उस समय। एजवा आंदोलन 1896 ईस्वी से मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया था एजवा। तो वायकोम सत्याग्रह 1924 और एजवा आंदोलन 1996 1896। वायकोम सत्याग्रह किसके द्वारा? केपी केशव और तथा ईवी रामास्वामी नायकर ने भाग लिया था। तो वाय इसमें अंत में वाह आ रहा है, इसमें शुरुआत में वाह। केपी केलप्पन को हमें अभी यहाँ पे नाम नहीं देना है, केशव या केलप्पन दो ऑप्शन देगा तो हमें वाह से हम पकड़ पाएंगे। वायकोम सत्याग्रह के समर्थन में एक अकाली जत्था पंजाब से भी आया था, ये भी इंपॉर्टेंट थी। अकाली भी समर्थन करने आए थे कि हाँ जो वायकोम में लोग हैं उनको मंदिरों में प्रवेश दिया जाए। मार्च 1925 में गांधी जी की मध्यस्थता से त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों में समझौता हुआ। फाइनली महारानी से जो समझौता करवाया वो गांधी जी ने, और फाइनली वहां पे जो लोग थे उनको मंदिरों में जाना अलाउड हो जाता है 1925 में। तो 1925 का वायकोम सत्याग्रह है और 1896 में है एजवा, ठीक है। आगे देखेंगे गुरुवायूर सत्याग्रह। अब देखिए ये है कौन सा? ये है आपका वायकोम, ये है आपका एजवा 1896 में। अब आता है गुरुवायूर सत्याग्रह। तो गुरुवायूर जो मंदिर प्रवेश सत्याग्रह है वो 1931 में स्टार्ट हुआ और इसके लीडर थे के केलप्पन, ठीक है। तो गुरु के लिए केला, तो के केलप्पन। बाद में पी कृष्ण पिल्लई, ए के गोपालन जैसे नेता भी गुरुवायूर सत्याग्रह से सम्मिलित हो जाते हैं। 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने एक समझौते द्वारा सभी मंदिरों को सभी आंदोलन जातियों के लिए खोल देते हैं। कब? 1936 में। और स्टार्ट कब हुआ था ये गुरुवायूर? 1931। यानी कि एक तरफ कह सकते हैं सीडीएम आंदोलन चल रहा था और एक तरफ गुरुवायूर सत्याग्रह चल रहा है। अच्छा, अब ये पूछा जा सकता है कि गांधी ने किस उसमें सत्याग्रह में, मंदिर सत्याग्रह में साथ दिया था? तो गांधी ने दिया था वाईकॉम में। तो गांधी वाईकॉम। अंबेडकर और दलित आंदोलन की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महारकुल में हुआ। अंबेडकर महारों के आरंभिक नेता थे। अंबेडकर के राजनीतिक गुरु थे बोले थे जोगनाथ मंडल। उनके मुंबई के एल्फिंस्टीन कॉलेज से स्नातक, मुंबई के एल्फिंस्टीन कॉलेज का स्थापना कब हुई? 1834। एल्फिंस्टीन फंस्टीन 4। स्नातक करने के बाद महाराजा साहू की प्रेरणा एवं सहयोग से अमेरिका के कहाँ से उनकी शिक्षा हुई थी? कोलंबिया विश्वविद्यालय से, ठीक है। तो अम्बेडकर कोलंबिया से एमए तथा पीएचडी की मतलब डिग्रियां उन्होंने प्राप्त करी। 1920 में इन्होंने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था वो मूक नायक का प्रकाशन किया। ये कोल्हापुर के राजा साहू ने अम्बेडकर को प्रोत्साहित किया था मूक नायक स्टार्ट करने के लिए। तो देखो MOO है, इसमें जीरो आ रहा है, इसमें भी जीरो है। अम्बेडकर ने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ यानी कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की भी स्थापना करी है। अब इसके अलावा हम देखते हैं अम्बेडकर जी की जो भी संस्थाएं, तो देखो 20 में तो इन्होंने स्थापना करी है वर्ग संघ की, तो 20 में वर्ग संघ। 28 में इन्होंने करा है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो 28 में है एसोसिएशन, 20 में है वर्ग, ठीक है ना, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। हालांकि ये हिंदी में ना पूछे, आपको यही पूछेगा इंग्लिश में। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास जो है ना, तो कितनी क्लास है? सॉरी, डिप्रेस्ड क्लास तो इन्होंने बाद में भी लिखा है। इसको देखो फेडरेशन है ना, क्या है? फेडरेशन 20 में और एसोसिएशन, एसोसिएशन 28 में। इसके अलावा डिप्रेस्ड क्लासेस, जैसे ये आपने यहाँ पर दिख रहा है कि इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कौन कर रहा है? अंबेडकर जी। उसी तरीके से
डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, तो एम से मिशन था, एम से महर्षि ये वी आर सिंधिया था, है ना, तो एम से मिशन वाले से कंफ्यूज ना होना, ये अलग है। ठीक है, तो फेडरेशन की बात करेंगे तो ये कब हुआ है, 20 में। डिप्रेस्ड एसोसिएशन हुआ है 1928 में। एमसी राजा और अंबेडकर दो लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था, और इसके बाद इनकी चीज इनसे टूट जाएगी, तो फिर 1930 में ये ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस भी स्थापना करेंगे, और 42 में ये पूरी तरीके से पूरा अंग्रेजी नाम लेके चल रहे हैं कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, है ना, तो शेड्यूल कास्ट उन्होंने कब नाम दिया उसको, 1942 में एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन एक 1920 में ये है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, 1928 में है एसोसिएशन, एसोसिएशन दो लोगों के साथ होता था, दो लोगों ने स्टार्ट किया था, एमसी राजा और अंबेडकर जी ने। 30 में इन्होंने कांग्रेस, और 1942 में ये शेड्यूल कास्ट वाला। आगे देखेंगे, अंबेडकर ने 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकर्णी सभा किया था, तो बहिष्कार कितने लोग करेंगे, दो चार लोग बहिष्कार करेंगे, और 1927 में इसी से एक मराठी पक्ष का पत्रिका भी इन्होंने निकाली। चलिए, समता, तो अब ये देखो समता कैसे होता है, समता जो अखबार है ना, तो दो जीरो ये दोनों में समता है, तो 1928 में। 1930 में इन्होंने जनता, और 1956 में प्रबुद्ध भारत इनका अंतिम न्यूज़पेपर हुआ। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी कि बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर 24 में, लेकिन सॉरी सभा 24 में, लेकिन न्यूज़पेपर 27 में। समता दोनों में, ये समता इस तरीके से देख ली। 1927 में समता समाज संघ है, तो समता पहले देखो उन्होंने संघ बनाया यहाँ पर, उसी तरीके से उन्होंने पहले ये बहिष्कृत हितकर्णी सभा भी बनाई थी, उसके बाद ये इसका पत्रिका निकाली है। इसी तरीके से उन्होंने पहले समता समाज संघ बनाया, और समता उसके बाद अखबार निकाला है, तो पहले संगठन बनेगा, उसी संगठन की जो न्यूज़पेपर बनेगा। 1930 में अम्बेडकर राष्ट्रीय राजनीति में आया तथा दलितों के लिए अलग अधिकार मताधिकार मांगा। अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान के लिए राजनीतिक शक्ति आवश्यक थी। अम्बेडकर जो थे वो 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने गए थे, और अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया था। अम्बेडकर जी ने 1928 से लेकर 1935 तक 3 आंदोलनों में हिस्सा लिया, 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन। एक था पार्वती मंदिर सत्याग्रह, दूसरा था कलशम मंदिर सत्याग्रह। पूछेंगे कि कलशम मंदिर सत्याग्रह से कौन रिलेटेड था, और तीसरा है, जैसे ये 3 मंदिरों में आयोजन लिया था, तीसरा यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया। एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में बस इतना है कि 3 मंदिरों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 3 आंदोलनों में। 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये बता चुका हूँ अभी, और 1956 में बौद्ध धर्म उन्होंने फाइनली ग्रहण कर लिया था। इनकी कुछ पुस्तक हैं, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म एंड जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1916 में लिखी थी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया ये है, और मॉडर्न मनु उनकी उपाधि है। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए अंबेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की करी थी स्थापना, और इस इंडिपेंडेंट लेबर जो पार्टी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जो कांग्रेस ने चलाया था उसका समर्थन नहीं किया था। और समाज समता संघ की स्थापना 1927 में, लेकिन अगर पूछ दे कि समाज समता संघ का न्यूज़पेपर तो 1928 में, 1 साल के बाद। 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में दलित सुधार को शामिल किया, एवं छुआछूत के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। तो सीधी सी बात है, जब दलित सुधार को शामिल कर रहे हो, छुआछूत के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, कब, 1917, तो आर्टिकल भी तो हमारा 17 छुआछूत को का निषेध करता है, वैसे याद रखेंगे। 1918 में अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन हुआ, तो वर्ग तो 2 वर्ग हैं इसमें 18 में, तो वर्ग सम्मेलन कब हो रहा है, 18 में। और इसी में पहली बार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी किया गया। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी अम्बेडकर ने करी है, पीपल एजुकेशन सोसाइटी 1945 में, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने सर्वप्रथम अछूतों को हरिजन नाम दिया है, और ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग लीग अब स्टार्ट कब करी है गांधी जी ने, 1932 में। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी कांग्रेस की बात करेंगे तो ये करी है अम्बेडकर जी ने, और लीग गांधी, महात्मा गांधी। 1933 में उन्होंने हरिजन सेवक संघ का भी नाम दिया। इसके अलावा घनश्याम दास जो बडला थे, इसके किसके, हरिजन न्यूज़पेपर के पहले सॉरी जो हरिजन सेवक संघ थे इसके जो पहले अध्यक्ष बने, वो बने कौन, घनश्याम दास बिड़ला। और जो महासचिव बने थे वो बने थे अमृतलाल ठक्कर, और इसका मुख्यालय कहाँ पे हुआ करता था, दिल्ली में। ठीक है, तो घनश्याम दास जो बिड़ला थे ये हरिजन सेवक संघ के हेड थे, और प्रथम जो अध्यक्ष थे, और लेकिन श्री ए बी ठक्कर यानी कि अमृतलाल ठक्कर जो थे पहले महासचिव थे। गांधी जी ने 1933 में साप्ताहिक हरिजन का प्रकाशन प्रारंभ किया था, 1933 में। ठीक है, तो हरिजन बाद में किस में बदल गया था, ये एक्चुअली में न्यू इंडिया जो था ना पहले, इसी को उन्होंने हरिजन में बदल दिया, तो न्यू इंडिया में सभी हरिजन इंग्लिश बोलते, इंग्लिश में ये पब्लिश होता था। 1928 में तमिलनाडु में एमजी ये हो गया है, एसोसिएशन जो स्थापना है 1928 में, एमजी जो राजा है, एमसी राजा उनके साथ में करी थी, लेकिन फिर उनको चीजें वहां पे आपस में बनी नहीं, तो 1930 में उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस बाद में ओपन करी। सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा हेतु अधिकतम आयु 59 में 22 वर्ष करी गई, 66 में 21 वर्ष, और 78 में 19 वर्ष करी गई। ठीक है ना, तो याद रखना 59, 66, 78।
59 में अगर आप 66 जोड़ोगे तो ये 7 साल हो जाएंगी, और इसमें कितनी सालें हो जाएंगी, ये ऐसे नहीं, ऐसे याद रखो, 1859 में 22 साल, 66 में 21 साल, और 78 में 19 साल। तो देखिए जो ऑड ईयर है उसमें इवन वर्ष है, और जो इवन है उसमें ऑड नंबर्स वाला वर्ष है। ये इवन है तो इसमें ऑड है ना, इस तरीके से ये भी इवन है, इसमें ऑड नंबर है। तो 59 में 22, 66 में 21, 78 में 19 वर्ष। ब्रिटिश शासन में प्रमुख समाज सुधार कानून कुछ हुए तो कन्या वध निषेध कानून, तो कन्या का वध कब, 1795 में, तो कन्या का वध सूर मत मचाइए उसमें। बाल हत्या निरोधक कानून, ये 4/2/1802 में लॉर्ड वेलेस्ली, उस समय तो था 1805 तक, कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली से, 1799 से 1805। सती प्रथा, 7 से सती, 7 से 17 की धारा 17 में, 1829 में। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 21 1850 में, इसको लेक्स लॉकी एक्ट भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, लेक्स लॉकी एक्ट। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 21। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी ने के टाइम पे इसको बनाया था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ये बन गया था, ड्राफ्ट वगैरह सब पारित किया आके कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 1862 का। सम्मति आयु अधिनियम, ये जो कंसेंट, ये 1899 में, ये लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे, ठीक है। अगर आपकी कंसेंट है तो आप उसको, आप किसी की कंसेंट को डाउन भी कर सकते हैं। तो हाँ, और शारदा कानून 1930-29 में, और लॉर्ड इरविन के टाइम पे।